नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिहार के प्रमुख आधारभूत संरचना के विषय में एक पार्ट पढ़ चुके हैं। यानी कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमने देख लिया है और आप लोग जैसा कह रहे थे कि सर और इसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाए, तो आज जो हम है पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि पिछला ही लेक्चर का विस्तार देखेंगे। क्योंकि आधारभूत संरचना जो है यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, संभव है 3 प्रश्न यहाँ से आ सकता है। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार की प्रमुख आधारभूत संरचना, तो करंट अफेयर्स पे 30 क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आएगा, तो एक प्रश्न वहाँ जा सकता है। और आधारभूत संरचना की बात करेंगे तो ये इकोनॉमी का थोड़ा हिस्सा, थोड़ा ज्योग्राफी के पोर्शन से भी पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर कई प्रश्न बनने की संभावना है। और अगर आप पिछले 5-6 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन पूछा जा रहा है, अगर कठिन पूछा जाए तो मामला समझ में आ जाए। बहुत ही आसान पूछा जा रहा है, वह प्रश्न पूछा जा रहा है जो बिल्कुल चर्चा में रह रहा है और एकदम फैक्ट पूछ लिया जा रहा है। मतलब अपने तरफ से दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। बीपीएससी आपके लिए इतना आसान कर दे रहा है इस टॉपिक को, तो इस लिहाज से हम लोग थोड़ा विस्तार से आज भी देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मानसून ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। तो साथियों, फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों उसके अंतर्गत आ गया। अब इसमें देखिए 4 आपको पीसीएस का कोर्स दिखेगा। यूपीपीएससी का जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए 15,000 का है। यहाँ पर जो 20 का हुआ करता है, अभी ऑफर में आपको 5,000 का छूट मिल जाएगा। 73वीं बीपीएससी की तैयारी अब शुरू कर दीजिए। अगले साल जो ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो अब आपको समय आपके पास नहीं, अभी से तैयारी कीजिए। 50,000 ये फी हुआ करता है, क्योंकि बीपीएससी का बहुत डिमांड रहता है, वैकेंसी अच्छी देखने को मिल रही है, लगातार बीपीएससी में वैकेंसी बेहतर आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल आपको ऑफर में केवल 8,999 में मिल जाएगा। तो ये आप लीजिए, जो लोग भी बिहार या बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं देख लीजिए। एमपीपीएससी का जो है वो यह भी अभी 8,999 में है और आरएएस का भी 8,999 में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 27 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। मोर देन 80% तक का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस पर आप विजिट करके सही जानकारी लीजिए या कॉल करके और विस्तृत जानकारी लीजिए जो कुछ भी समझना चाहते हैं, और फिर जो है आप तत्परता दिखाते हुए अपने मनचाहे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके लिए विलंब ना हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ें, यहाँ से शुरुआत करते हैं। गया जिले में प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की बात की जा रही है। गया जिले का नाम अब क्या हो गया है? गया जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या क्या कहा जा रहा है इसको नोट करते चलिए। क्या हो रहा है? एमएसएमई की बात की गई है। एमएसएमई क्या होता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। यानी कि एक बात समझिए कि हम अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर जो पढ़ते हैं, प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर वाला, सेकेंडरी विनिर्माण की बात करते हैं, टर्सरी सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, यही होता है। भारत में क्या हुआ कि हमने प्राइमरी सेक्टर पर काफी जोर दिया। भारत जो है गांव का देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी अगर पैन इंडिया की बात करें तो 50% से अधिक जनसंख्या इस देश की पूरी तरह से कृषि कार्य पर निर्भर है। और जब आप बिहार की चर्चा करेंगे तो बिहार का डेटा यह कहता है कि आज भी बिहार में अप्रोक्स 75% जो लोग हैं वह पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर हैं, यानी कि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और हमने यहाँ से जंप करके सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया। ठीक है, लेकिन एक सेक्टर हमारा छूट गया, विनिर्माण। और इस वजह से क्या हुआ कि देश में आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कम हुआ। मार्केट तो हमारा बहुत हुआ, पर हमें बहुत सारी चीज़ों का क्या करना पड़ा? आयात करना पड़ा। तो इस वजह से हमारा आयात बिल बढ़ गया। आपने इकोनॉमी में ये सब पढ़ा होगा। अब इन तमाम चीज़ों को, इस गैप को अगर पाटना है, कम करना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण सेक्टर होता है एमएसएमई। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को इससे बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारे रोजगार यहाँ क्रिएट हो सकते हैं और हो रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के बिहार जैसे राज्यों के लिए आवश्यक क्यों होता है कि इस वजह से पलायन की दर गिर जाती है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात फिर देखिए। यहाँ कहा गया जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, उनका नाम है जीतन राम मांझी।
जीतन राम मांझी जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये अभी फिलहाल इस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री अभी के सम्राट चौधरी, इन्होंने गयाजी जिले में खिजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस जगह का नाम आप नोट रखिएगा, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, अब क्या क्या इसके अंतर्गत किया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में आपके लिए 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। क्या? एक तो इस मिनिस्टर का नाम MSME मिनिस्टर जीतन राम मांझी, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय स्तर पर कहां पर? गया जिला के किस जगह पर? खिजरसराय। आगे बढ़िए, यहां पर क्या होगा? गया जी आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट का ध्यान दीजिए। जो दक्षिणी मैदान की बात करेंगे, बगल में औरंगाबाद है, उसके बगल में नवादा है, नालंदा बगल में है, जहानाबाद, और फिर मुंगेर थोड़ा इधर आएंगे। यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करेगा यह केंद्र जो स्थापित होगा। और इस परियोजना की कुल लागत 170 करोड़ रुपया है, जिसमें से 86 करोड़ रुपये सिविल कार्यों और 84 करोड़ रुपया संयंत्र एवं मशीनरी पर व्यय किए जाएंगे। यह केंद्र MSME को सहयोग देने के लिए सामान्य अभियांत्रिकी, भारी अभियांत्रिकी और वस्त्र परीक्षण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान क्या रखना है, ये बजट भूल जाइए, इससे बहुत प्रश्न नहीं रहेंगे। लोकेशन ध्यान रखिएगा, 2-4 डिस्ट्रिक्ट आपसे दिया जा सकता है। और उसके बाद प्रौद्योगिकी केंद्र खुलने की बात गयाजी जिले में और गयाजी जिले के खिजरसराय में, और MSME मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी। इतनी बात आपको याद रखना है, प्रश्न रहेगा तो यहीं से रहेगा, और ये चर्चा में रहा है। दूसरा जो बहुत चर्चा में रहा है वो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसको मैं कहूँगा 5 स्टार लगाइए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो पहली चीज तो क्या पूछा जा सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे है। वो क्या है कि बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की बात की गई है, यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? ध्यान रखिएगा, तो भोजपुर। पहला प्रश्न यही हो सकता है कि यहीं पर आपका काम बन जाए। लेकिन इससे संबंधित कुछ और बातें यदि आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, भोजपुर जिले के बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। अब ये जगह ध्यान रखिएगा, बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेप, ये ध्यान रहेगा। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 31.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपसे पूछे इसकी संभावना बेहद कम है। पूछेगा क्या? ये कि ये परियोजना जो हो रहा है ना, वो आखिर कैसे आगे बढ़ेगा, किस योजना के तहत? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, PYQ देखेंगे तो पहले इस तरह के इस पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया है कि भोजपुर, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने को बिहार मंत्रिमंडल ने सहमति दे दिया है। यह किस परियोजना के अंतर्गत तैयार किया जाएगा? और 4 विकल्प दे देगा आपको, जिसमें से एक विकल्प रहेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आपको टिक किस में लगाना है? यहाँ पे। समझ में आया प्रश्न कैसे रहेगा, विकल्प कैसे दिया जाएगा? जगह पूछेगा कि किस जगह पे, तो बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र। एक बात और जान लीजिए, भोजपुर की जगह पर हो सकता है, हालांकि ऐसा रहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है आरा आपको दे दिया जाए। ये ऐसे समझिए, चूंकि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन शहर जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आरा है इस डिस्ट्रिक्ट का। बिहार में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका हेडक्वार्टर उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जगह पर है, जैसे कि वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वैशाली गंगा के एकदम ठीक उस पार जाएंगे उत्तर की तरफ तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वैशाली का हेडक्वार्टर वैशाली में ना होकर के हाजीपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, भोजपुर ही दिया जाएगा, लेकिन हो जाए आरा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, वही बात पूछा गया आपसे। ये सोचने नहीं लग जाना कि हमने क्या पढ़ा और क्या आ गया। अब चलिए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के विषय में पढ़ लेते हैं, प्रश्न यहीं से आने की ज्यादा संभावना है। चलिए, लेकिन यहाँ भी होता क्या है, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया तो एक पॉइंट यहां से रहेगा, एक यहां से रहेगा, यह भी समझ लीजिए। अब मत्स्य पालन, जलीय कृषि, देखिए क्या है, यहाँ ध्यान देना है, शब्द पर ध्यान दीजिए, याद करने से बचेंगे। क्या है ये? एक्वा पार्क एक ऐसा पार्क बनेगा जहां पर जलीय कृषि को लेकर के बात की जाएगी, है ना, और इंटीग्रेटेड कुछ समग्रता की बात की गई, यानी कि मत्स्य पालन भी ऐसे जगह होगा, जलीय कृषि की बात इसमें किए जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को इंटीग्रेटेड वे में लिया यहाँ पर जाएगा। हब और स्कोप मॉडल पर काम करता है, जहां एक ही स्थान पर मत्स्य उद्योग से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो क्या है, इसको बोलते हैं हब और स्कोप। चलिए,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मछली पालकों की आय बढ़ाना, मत्स्य क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाना है। और ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जीरो घाटी में बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए। ये बिहार का पहला है, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछ ले तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और लोअर सुबनसिरी जिला जीरो घाटी। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाएं। अब ये यहाँ पर आप 5 स्टार लगाइए, ये ज्यादा चांसेस है कि पूछा जा सकता है। किशनगंज आप जानते हैं, चूंकि बिहार की अगर चर्चा करेंगे, बिहार की अगर मैं एक रफ आइडिया में एक मैप बना करके आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहाँ पर तो अगर गंगा नदी यहाँ से निकालते हैं तो ये एरिया जब आप आएंगे तो यहाँ किशनगंज है डिस्ट्रिक्ट। एकदम बिहार का सुदूर आप देखेंगे तो उत्तर और पूरब का हिस्सा, और यहाँ से कुछ आपको इस एरिया से ये न्यू जलपाईगुड़ी वाला हिस्सा पड़ता है, जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, है ना। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपको किशनगंज इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, चूंकि बिहार जो है किशनगंज में CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनने के बाद देश के डिफेंस मैप पर आ गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार जो है भारत के डिफेंस मैप पर आया है, इसकी वजह क्या है। इसमें 3-4 विकल्प दे देंगे, 4 विकल्प, अब 5 वाला आएगा तो 5 विकल्प देगा, तो इसमें आपको एक विकल्प जो सही होगा वो किशनगंज में CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र तैयार की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ उद्घाटन में इन तमाम चीजों को लेकर के गए भी थे। चलिए, बिहार कैबिनेट ने किशनगंज जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। ठीक, यह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र किशनगंज जिले के पोठिया क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो ये पोठिया क्षेत्र बस आपको ध्यान रखना है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बाकी कुछ नहीं। इस केंद्र को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहाँ एक साथ लगभग 1000 CISF कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके। ये चाहे तो आप याद रखिएगा, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है। इस एरिया का नाम नहीं भूलना है, सीमांचल क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ पर इसकी सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपर क्या है साथियों, नेपाल है, और ये कौन सा है, न्यू जलपाईगुड़ी वाला, या जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और आगे यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है। मामला समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ये सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। CISF के बारे में हो सकता है पूछ ले, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रमुख केंद्रीय सशक्त पुलिस बल में से एक है। जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करेंगे भारत में, तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना होता है। स्थापना याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछता है फैक्ट। यह मुख्य रूप से भारत के सरकारी कारखानों, रणनीतिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा करने का काम करता है। नाम क्या देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एक ऐसा सुरक्षा बल जो केंद्र सरकार की होगी और औद्योगिक जो प्रतिष्ठान वगैरह हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को रक्षा करने का काम करेंगे। तो तमाम चीज़, सरकारी कारखाना भी आएगा, रणनीतिक प्रतिष्ठान आएगा, हवाई अड्डा, आप मेट्रो में जाते होंगे तो वहाँ पर परमाणु संयंत्र में इन्हें देखते होंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श विभाग क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए, हाजीपुर में देश के तीसरे निफ्टिम की स्थापना की बात की गई। हाजीपुर, अब देखिए यहाँ पर आ गया जो चीज पहले एक बार मैंने अभी भोजपुर आरा वाला समझाया था, वो खेल यहाँ पर है। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में देश के तीसरे निफ्टिम की स्थापना करने की बात की गई है, और वहां पर विकल्प में अब देना शुरू करेगा दरभंगा, इसके बाद भोजपुर, इसके बाद पटना और इसके बाद वैशाली। आप क्या पढ़ के गए हैं, हाजीपुर। हाजीपुर तो है ही नहीं विकल्प में। देखिए, यही खेल कई बार बीपीएससी करता है, मतलब बहुत आसान ये रहता है और बच्चे गलत करके आते हैं। खास करके बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट जाएंगे बीपीएससी एग्जाम देने, वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसकी वजह है, हाजीपुर अपने आप में कोई डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किसका है, यह वैशाली का है। जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं कि भाई तमाम शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है, वैशाली के तमाम शक्तियों का इस्तेमाल हाजीपुर करता है। तो कई बार प्रश्न में इस तरह से रहता है। चलिए, बिहार सरकार के देखिए आ गया,
वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे, ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, स्थान पहले ही मैंने ये समझा दिया, वैशाली जिला का खेल आपको हाजीपुर हेडक्वार्टर है। भारत का क्या होगा, तीसरा, ये ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान होगा। इसके अलावा ये परिसर क्या होता है, अन्य परिसर कहाँ है, प्रथम कहाँ होगा, अगर यहाँ तीसरा कहा गया है तो पहला दूसरा कहाँ है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो पहला जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा में एक जगह पड़ता है कुंडली, ठीक है, तो हरियाणा के कुंडली में होगा और 2012 में इसे स्थापित किया गया था। दूसरा जो है वो तमिलनाडु में है, तंजावुर में, ठीक है, और अब जो है तीसरा बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाजीपुर में होगा। नोडल मंत्रालय जाहिर सी बात है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ही होगा भारत सरकार का, और भूमि आवंटन जाहिर सी बात है ये बिहार सरकार को करना पड़ेगा। तो बिहार सरकार द्वारा केंद्र को 100 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरण करना है, यानी कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से नहीं करेगी कि भाई साहब पैसा लाइए मुझे, निःशुल्क, क्योंकि आपके यहाँ हम ये काम करके ये इंस्टीट्यूट बना करके दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब चलिए सीतामढ़ी की बात करेंगे। सीतामढ़ी एकदम सुदूर आप जाएंगे, नेपाल के बॉर्डर पर है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी का निर्माण, अब देखिए जैसे मैंने कहा बॉर्डर पर है, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना चेक पोस्ट। किसी भी चीज को पढ़ते हुए उसके महत्व को समझ लीजिए, अगर उसका महत्व समझ गए तो करंट अफेयर्स वाकई आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज करंट अफेयर्स आप रटते रहेंगे, आप कंफ्यूज करेंगे एग्जाम हॉल में, और ऐसा ही होता है, इसीलिए करंट अफेयर्स मुश्किल बनाता है। और बिहार जैसे एग्जाम में जब 30 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स हो तो प्रीलिम्स में आप आगे बढ़ पाएंगे या वापस लौट जाएंगे घर की तरफ, ये करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है, इतना महत्व इस सब्जेक्ट का है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सीतामढ़ी देखा, मैंने कहा देखिए नेपाल बॉर्डर पे है, अब पूछ रहे उससे आगे हमने पढ़ा तो टॉपिक था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो समझ में आता है बॉर्डर एरिया है तो वहाँ होगा ही। देखते हैं, देखिए भीतामोर में भारत नेपाल सीमा, देखिए बॉर्डर पे आ गया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक। अब देखिए यह चेक पोस्ट सीतामढ़ी जिले के भिड्डा मोर सोन बरसा सीमा पर स्थित है, तो ये बॉर्डर आप ध्यान रखिएगा, है ना, या इसको भीता मोर भी कहा जाता है, एक ही बात है। यह क्षेत्र नेपाल के क्या है, जगह देखिए जनकपुर धाम, जनकपुर धाम आप कह सकते हैं कि एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाता है। इसकी कहानी क्या है, जनकपुर में क्या था, राजा जनक का दरबार था, ध्यान रखिएगा, ये मैं बता देता हूं, पौराणिक घटना, राजा जनक का क्या है, यहाँ पर दरबार है। फिर सीतामढ़ी क्यों फेमस है, क्योंकि मां सीता का जन्मस्थली है, ये जन्मस्थली इनका है, और दरबार यहाँ होता था जनकपुर में, ये दो चीजें ध्यान रखना है। अब देखिए सीतामढ़ी में फिलहाल एक और काम हो रहा है, वह सीतामढ़ी का एक जगह है, आप जानते होंगे पुनौरा धाम, सुना है नाम ना, मैंने कई बार ये पढ़ा है भी आपको, पुनौरा धाम। पुनौरा धाम में माँ जानकी की भव्य मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, जानकी माँ सीता को ही करते हैं, जनक नंदिनी तो जानकी, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पुनौरा धाम में कहा गया है कि जितने भव्य राम मंदिर अयोध्या में है उतना ही भव्य यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्या आज की तारीख में पुनौरा धाम में कोई मंदिर नहीं है, जवाब है, लेकिन उतना भव्य नहीं है, मंदिर तो वर्षों से है, लेकिन अब भव्यता उसमें किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सीतामढ़ी का महत्व समझ गए, क्या महत्व समझे, धार्मिक पर्यटन स्थल से और क्या रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से, चूंकि नेपाल बॉर्डर पर बिल्कुल है, इसीलिए यहाँ पर चेक पोस्ट की बात की गई। चेक पोस्ट यहाँ इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है नेपाल का भी इसमें योगदान होगा, तभी तो इंटीग्रेटेड शब्द है ना। तो चलिए यहाँ सबसे नजदीक ये होगा नेपाल के जनकपुर से, इसका निर्माण भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण जो है द्वारा किया जा रहा है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो आपको बोलना है सीतामढ़ी। इतना काम से आपका काम बन जाएगा। एकीकृत चेक पोस्ट क्या होता है और थोड़ा समझ लीजिए, जैसे रक्सौल, अब रक्सौल की बात करेंगे तो रक्सौल भी बॉर्डर पर है, और ये बॉर्डर पर कहाँ पड़ता है, ये भी नेपाल के बॉर्डर पर है। तो नेपाल के कहाँ पर, वीरगंज में, जहाँ जहाँ बॉर्डर है जाहिर सी बात है तो करना पड़ेगा ना। आगे चलिए,
जोगबन्नी, जोगबन्नी कहाँ पर पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, आइए इधर दरभंगा से और इधर आइए, कहाँ पर, अररिया में, क्योंकि ये भी बॉर्डर साझा करता है। ये कहाँ पर साझा करेगा, ये नेपाल के साथ, और नेपाल में उस तरफ कौन सा है, विराटनगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एकीकृत चेक पोस्ट होता क्या है, ध्यान दीजिए शब्द पर, चेक पोस्ट और कहा गया एकीकृत, तो एकीकृत है तो भैया यहाँ इंडिया का भी योगदान होगा प्लस नेपाल का भी होगा, दोनों मिलकर के काम करते नजर आएंगे। देखते हैं, देखिए ये जो होता है सीमाओं पर स्थित एक ऐसी आधुनिक सुविधा है जहां सीमा पार करने वाले यात्रियों और माल के लिए सभी आवश्यक जांच और मंजूरी एक ही छत के नीचे मिल जाता है। जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे है। भारत में इसका निर्माण, जैसा कि हमने पहले कहा, और प्रबंधन कार्य जो है भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको दिया जाता है, और नेपाल की भी इसमें योगदान रहेगा, क्योंकि उस तरफ से जो बॉर्डर है वो दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा इसमें। बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत चर्चा में रह रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर इसके उद्घाटन वगैरह में गए भी थे। नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी जिले में के 9 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वही सीतामढ़ी फिर से चर्चा में आ गया। उद्देश्य क्या है, गाँव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, ताकि गाँव का कायाकल्प हो सके। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती जिले में, सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र होंगे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि जो बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया के जो गांव हैं वह गांव आत्मनिर्भर हो सके और आधुनिक आधार पर उनका पूरी तरह से निर्माण किया जा सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना को मंजूरी दिया गया। तो कब दिया गया ये ध्यान रखना है, और इस प्रोग्राम का पार्ट 1 देखेंगे, इस पे मुख्य फोकस जो है चीन सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर था। अब वहीं पर अगर पार्ट 2 इसका देखेंगे तो इसका दायरा बढ़ा करके अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी किया गया है। अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा करेंगे तो उसमें नेपाल सीमा आएगा, जाहिर सी बात है, बिहार का वो पूरा बॉर्डर जो मिथिला वाला हिस्सा वो दिखेगा, तो सीतामढ़ी वहाँ पर स्थित है, उसको शामिल किया गया है, ताकि पूरे देश की सीमाओं को एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ, एक मॉडल के साथ इसमें जोड़ दिया जाए। अब चलिए, बख्तियारपुर ताजपुर सेतु, बिहार के मुख्य सचिव कौन है, ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम बहुत चर्चा में रह रहा है, तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए आपसे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नीतीश कुमार के बहुत फेवरेट हुआ करते थे ये, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्यसभा चले गए, तो सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री रहे उनके भी काफ़ी फेवरेट रहे ये, तो ये मुख्य सचिव बने रहे हैं प्रत्यय अमृत। इन्होंने बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा नदी पर ग्रीनफील्ड महासेतु को मई 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा, इस चीज़ को आराम से समझ लीजिए। क्या कहा गया है, पहला क्या है, प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव बिहार के कौन है, यही हो सकता है पूछ दिया जाए। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो जो इस सेतु की बात की गई है कहाँ से कहाँ होगा, बख्तियारपुर से ताजपुर। अब पूछा जाएगा कि ये सेतु किस रिवर पर है, किस नदी पर, तो कौन सी नदी, गंगा नदी। किस तरह का ये सेतु होगा, तो ग्रीनफील्ड महासेतु। ठीक है, कब तक पूरा करने की बात की गई है, 2027। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं। अब इसका थोड़ा सा परियोजना देख लीजिए, बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल का परियोजना। अब देखिए चूंकि गंगा पुल निर्माण ही हो रहा है, तो ये तो समझ में आ गया कि नदी क्या है, लंबाई 5.5 किलोमीटर इसका रहने वाला है, और यहाँ पर जो मामला है वो 45.74 किलोमीटर सड़कों का इसमें विकास किया जाएगा इस परियोजना के तहत। यह पुल बख्तियारपुर कहाँ पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में, NH 31 को। ताजपुर कहाँ पड़ता है, समस्तीपुर। आप अभी एक प्लेयर का नाम सुनते होंगे ना, वैभव सूर्यवंशी, नाम सुने हैं, अभी जिम्बाब्वे में बहुत अच्छा खेले हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, IPL में बहुत अच्छा खेले। वैभव सूर्यवंशी यहीं से हैं, ताजपुर समस्तीपुर से। ठीक है, NH 28 से ये जुड़ेगा, तो अगर भूल जाए तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यह परियोजना PPP, अब PPP क्या होता है, यहाँ देखिए PPP। अब इसमें क्या होता है कि सरकार और निजी संस्था दोनों मिलकर काम करती है। P4 होता है पब्लिक यानी कि सरकार, और P4 होता है प्राइवेट। ठीक है, और P4 होता है पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और निजी संस्थान दोनों मिल जाएगी और दोनों मिलकर के किसी योजना पर काम करेगी। क्योंकि देखिए सरकार के पास क्या है, यहाँ पर इसको अगर रिसोर्सेज की कमी है, फंड की कमी है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इसके पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में फंड है,
तो सरकार यहाँ से फंड की मदद लेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ से अन्य मदद लेकर के, और दोनों साझेदारी करके किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाएगी। तो बिहार में आजकल बहुत सारा काम जो हो रहा है, पुल पुलिया वगैरह का निर्माण, वो सब PPP मॉडल पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 41.25 किलोमीटर ताजपुर में यानी कि समस्तीपुर, और 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बख्तियारपुर पटना की ओर बनाई जाएगी। ठीक है, इसे मगध मिथिला सेतु भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब एक बात आप सोचिए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि ताजपुर समस्तीपुर के तरफ 41 किलोमीटर और ये बख्तियारपुर पटना के तरफ 5-5.5 किलोमीटर। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर एक गंगा, पहले से भी जानते हैं कि गांधी सेतु की बात आप जानते ही हैं। तो गांधी सेतु क्या करता है, दो हिस्सों को, बिहार के दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। जो मगध का हिस्सा है यानी कि कह सकते हैं दक्षिणी बिहार, और मिथिला का हिस्सा यानी कि उत्तरी बिहार, बीच से गंगा नदी जा रही है, तो इससे क्या हुआ, जुड़ाव हो गया है ना। अब ऐसा ही ये काम यह भी करता हुआ नजर आएगा, जिसके अंतर्गत देखेंगे चूंकि लंबा एरिया जो है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में साझा हो रहा है और बख्तियारपुर जो है वो पटना के नजदीक में है। तो जाहिर सी बात है गंगा नदी पर यह हिस्सा इतना जो है वो दक्षिण के तरफ होगा। लिख लीजिए यहाँ पर, ये साउथ के तरफ होगा, और ये जो है गंगा नदी पर कहाँ होगा, नॉर्थ के तरफ ये होगा। समझ में आ रहा है, उत्तरी मैदान में इतना और दक्षिण मैदान में इतना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ताकि थोड़ा सा भी डेप्थ पूछने की कोशिश करे तो वो पता हो। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, हाँ, NH31 को आप ध्यान में रखिएगा। ये NH31 को NH28 से जोड़ने का काम करेगा, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर, ये चर्चा में रहा है, 5 स्टार डाल लीजिए। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जाएगा, यह बिहार सरकार ने कहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा आई है तो आपको विष्णुपद मंदिर याद आना चाहिए। देखिए रिवीजन कैसे होता है। विष्णुपद मंदिर क्यों, अभी समझ लीजिए। विष्णुपद मंदिर, अब ये विष्णुपद मंदिर कहाँ है साथियों, ये है गया जी में। गया जी में कहाँ, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। यहां कहा गया कि हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बनाया जाएगा। ये किसने कहा है, बिहार सरकार ने। एक और स्टेटमेंट ऐसा ही है कि विष्णुपद मंदिर जो गया जी में स्थित है फल्गु नदी के किनारे, इसको भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। और ये किसने कहा, ये ध्यान रखिए, ये कहा केंद्र सरकार ने। कब कहा केंद्र सरकार ने, किसके द्वारा कहा गया, ये केंद्र की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा बजट भाषण पिछले साल देते हुए कहा गया, और इस पर काम भी शुरू करने की बात कह दी गई है। तो ये इस तरह से हम रिवीजन करेंगे कि एक ही कॉरिडोर पर दो चीजें ठीक वैसा ही बनने वाला है। कैबिनेट ने इसके लिए 680 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। किसके लिए, इसके लिए नहीं, यहाँ हरिहर नाथ मंदिर के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो सिमिलैरिटी है इसलिए पढ़ा दिया मैंने। इस कॉरिडोर को बनने से दो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, एक नई पहचान मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला है। ये न जाने बीपीएससी ने कितनी बार पूछा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, और ये नहीं जानते हैं फिर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आखिरी मोमेंट में सब रिवीजन होना चाहिए। चलिए, अब हरिहर नाथ मंदिर, चूंकि मैंने कहा कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो जरा सा इसको हम देख लें। यह बिहार के कहां पर, सोनपुर, सारण जिला में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। अब सोनपुर बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन सारण जिला आप ध्यान रखिएगा। तो और सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भी एशिया का सबसे बड़ा। यहाँ प्रसिद्ध सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा लगता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये बहुत पूछा जा गया है, एक दो बार पूछा भी जा सकता है। नदी पूछा जा सकता है। ये मंदिर जो है गंडक और गंगा के तट पर है। चूंकि गंगा नदी जो देखेंगे बिहार की, अगर बिहार का ये मैप मैं मान लेता हूं, ये तो यहां से गुजर रही है और गंडक कुछ ऐसे आ रही है। सोनपुर यहां पर है, सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस स्थिति में इस तट पर मौजूद नजर आएगा। और यह मंदिर जो है हरि और हर को समर्पित है। मंदिर का नाम क्या है देखिएगा, हरि और हर। ठीक है,
तो हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। तो अब जरा देखिए, विष्णु और शिव, भगवान विष्णु और शिव दोनों को समर्पित ये मंदिर होता है। ठीक है, हरिहर नाथ शिवलिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जिसके आधे भाग में शिव और शेष में विष्णु हरि की आकृति है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना धार्मिक दृष्टिकोण से। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए किया। अगर आप शैव और वैष्णव संप्रदाय के विषय में स्टडी करेंगे, अगर आपने भक्ति काल को भी ठीक से स्टडी किया है, अगर हिंदी साहित्य भी ठीक से पढ़ा, उसमें भक्ति काल की स्टडी किया है या हिस्ट्री पढ़ते हुए, तो आपने उसमें देखा होगा कि कई सारे जो लेखक हैं उन्होंने इस बात पर काफ़ी चर्चा किया है शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को लेकर के, और दोनों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। शैव समुदाय के जो लोग हैं, यानी कि जो शंकर के पुजारी रहे हैं, वो वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं उनके खिलाफ रहते हैं। ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक मैथोलॉजी का उदाहरण लेते हैं रामायण से। हम सब जानते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था। जरा बताइए, रावण जो है वह किसका भक्त था? भगवान शंकर का। और वैष्णव, राम कौन थे? तो वैष्णव विष्णु के अवतार माने जाते थे। अब देखिए दोनों में कन्फ्लिक्ट है कि नहीं? तो ऐसा आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा। इसीलिए ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इसकी स्थापना की कि भैया आपस में लड़ो मत, शैव और वैष्णव संप्रदाय दोनों साथ आओ, नजदीक लाओ। इसीलिए इस तरह के शिवलिंग की चर्चा की गई, स्थापना की गई, जिसमें आधे आकृति में शैव है और आधे आकृति में जो है वो वैष्णव देखने को मिलेंगे, यानी कि विष्णु और शिव की बात की गई। क्लियर हो रहा है चीजें? क्योंकि इस तरह से अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के दौरान यहाँ पूजा की थी। आपको पता है ना, ये मैंने आपसे बताया था कि विश्वामित्र मंदिर सबके बारे में, आश्रम, वहाँ कैसे धनुष तोड़ने के लिए गए थे, तो रास्ते में ये आता है, तो वहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण गए थे, पूजा अर्चना भी वो किए थे अपने गुरु के साथ जाकर के। वही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, यह वही स्थान माना जाता है जहाँ भगवान विष्णु ने अपने भक्त गज हाथी की जान ग्राह मगरमच्छ से बचाई थी, तो वही जगह है। वर्ष 1787 प्लासी के युद्ध के समय से पहले यह मंदिर लकड़ी और काले पत्थरों के शिलाखंडों से बना हुआ था। बाद में इसका पुनर्निर्माण राजा राम नारायण ने करवाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा तो जरा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राजा राम नारायण हो सकता है, ये सब कहानी ना पूछ के ये पूछ दे। ठीक है, बीपीएससी के लिए ट्विस्ट के लिए जानी जाती है। अब चलिए, बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, पहला शब्द लग गया ना तो ये 5 स्टार हो गया, उससे 5 सितारा से नीचे इसको नहीं दे सकते। अब चलिए, बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। निर्माण लागत 15 करोड़ रुपया, और कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल अकादमी में ये बनाया जा रहा है। यहाँ एथलीटों को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि उसके जीवन की बनावट, शरीर की बनावट और क्षमता के अनुसार वैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी कि साइंटिफिक ट्रेनिंग देने की बात की जाएगी। सेंटर में बायोकेमिकल्स, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी और रिकवरी के लिए विश्व स्तरीय लैब और उपकरण भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। तो ये चीज़ें जरा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल अकादमी, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न रहेगा तो यहीं से आएगा। सवैया एयरपोर्ट, सवैया एयरपोर्ट पिछले कुछ समय में काफ़ी चर्चा में रहा, इसीलिए इसको हम देख लेते हैं आखिरी में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ पे सवैया एयरपोर्ट का तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है क्या, जरा समझते हैं। गोपालगंज जिले में स्थित एक क्या होगा, ध्यान दीजिए तो, सैन्य हवाई अड्डा। अब यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एयरपोर्ट से आप समझेंगे नागरिकों के लिए, यहां ये सैन्य ट्विस्ट आ गया। ऐसा एक और देखने को मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट के विषय में आप जानते हैं, यह बिहार का ऑफिशियली पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट भी एक तरह का शुरुआत से ही सैन्य हवाई अड्डा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के हाथ में इसका कमांड रहता है। ठीक है, चूंकि 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था, तो आप कह सकते हैं उसी समय से इस तरह की स्थिति बना रहा। नेपाल बॉर्डर पे है, तो सामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस रहेगा इसका। अब गोपालगंज की चर्चा करेंगे तो गोपालगंज भी आपको उत्तर के मैदान में दिखेगा, गंगा से उत्तर, बिहार के उत्तरी में जाएंगे
तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो नेपाल और चीन के वजह से ये सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। अब इसको व्यवस्थित और करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत सवैया एयरपोर्ट के विकास के लिए मंजूरी दी है। उड़ान योजना, इसका टैगलाइन क्या है? उड़े देश का आम आदमी, आम नागरिक कह सकते हैं। यानी कि जो कहा गया ना मोटे तौर पर कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सवारी कर सकता है। वह कौन सी योजना में? उड़ान योजना। ये ध्यान रखना है, बिहार में बहुत सारे एयरपोर्ट का निर्माण उड़ान योजना के तहत ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। और हाल ही में सबसे अंत में बताइएगा मुझे, बिहार में किस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा? वह एयरपोर्ट कौन सा था साथियों? पूर्णिया एयरपोर्ट। मिथिला के क्षेत्र में ही उत्तर में पड़ता है, सीमांचल के एरिया और अच्छे से कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। ठीक है, पूर्णिया एयरपोर्ट। तो बिहार में अब 4 एयरपोर्ट हैं। तो बताइए वो 4 एयरपोर्ट कौन कौन है जो ऑफिशियली भी संचालित हो रहा है? पहला तो आप कह देंगे कौन सा है? पटना। चलिए, पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है बताइएगा मुझे। बहुत चर्चा में रहता है, आप तो इतना जानते ही होंगे, कई बार हम बता भी चुके हैं। एयरपोर्ट अभी पिछले लेक्चर में एयरपोर्ट का मैं पढ़ाया था, उसमें बताया भी हूँ। अभी यहाँ टर्मिनल 2 का निर्माण किया गया है, एकदम बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है। चलिए, पटना के बाद दूसरा कौन सा? गया जी। तीसरा कौन? मिथिला वाले हिस्से में कौन सा? ऊपर जो हमने कहा था दरभंगा। अब ध्यान रखिए, चौथा कौन सा? पूर्णिया। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, बिहटा में अभी चल रहा है, बिहटा उद्घाटन नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, पटना के वो बगल में होगा। पटना पे लोड कम करने के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखिए। गया और पटना ये दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से हैं, तो एक हिसाब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, लेकिन गया और पटना से आप चाहेंगे कि लंदन चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप पेरिस जाना चाहेंगे तो ये फ्लाइट नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ चूंकि मगध वाला हिस्सा है, गया जी बौद्ध धर्म के लिए बहुत फेमस है, गया जी डिस्ट्रिक्ट चूंकि वहीं पर बोध गया है, पटना वहाँ रहा है, तो कुल मिलाकर के राजधानी है। तो यहाँ क्या होता है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिखेगा। आसियान कंट्री या वो देश जहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा, वहाँ से ज़्यादातर यात्री आएंगे। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट को क्यों कहा जा रहा है बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? क्योंकि दरभंगा से हर एक क्षेत्र में वायुयान यहाँ से दी जाएगी। यानी कि आपको यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको लैटिन अमेरिका जाना है, उत्तरी अमेरिका जाना है, गल्फ कंट्री जानी है ना, आसियान कंट्री की तरफ जाना है, चीन, जापान, कोरिया जाना है, दरभंगा पर यह सभी व्यवस्था दी जाएगी। और इस तमाम चीज़ों के लिए दरभंगा में नए टर्मिनल का निर्माण कार्य जो है जोरों शोरों से चल रहा है। संभव है अगले साल तक पूरा हो भी ये जाए। क्लियर हो गया? चीज़ें इतनी सारी समझ गए। अब प्रश्न करने हम लोग आ जाएं। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। गया प्रौद्योगिकी केंद्र किस क्षेत्र के उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा? बताइए। पूरी कहानी सुनाई थी मैंने आपको और बताया था कि किस तरह से केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पर जीतन राम मांझी इसी क्षेत्र से आते हैं, और उस क्षेत्र का क्या नाम था? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, MSME सेक्टर। उसी विकल्प के साथ चलेगा, बाकी चीजें मैं बताया हूँ। बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट आपसे स्पष्ट तौर पर इसमें पूछा गया है, और वो डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? भोजपुर। बताइए, यहाँ पर अगर आरा या कुछ इस तरह की चीजें रहता आपको घुमाने के लिए, तो क्या आप करते? आरा में ही टिक लगा देते। ठीक है, चलिए। बिहार में CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र किस जिला में है? बताया था ना कि सुदूर किधर? पूरब और उत्तर के कोण पे, सामरिक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कौन सा जगह? किशनगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टिम की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार के इस 4 जगह में से आपको ढूंढ करके बताना है। और मैंने आपसे बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हाजीपुर में होगा और डिस्ट्रिक्ट वैशाली है। हाजीपुर उसका क्या होता है साथियों? हेडक्वार्टर होता है। तो इस तरह से दिया तो दिया, नहीं तो हो सकता है सीधे हाजीपुर पूछेगा या सीधे वैशाली पूछ देगा। पूछा कुछ भी जाए, आपको सही से ध्यान रखना है। चलिए, बिहार में भारत नेपाल सीमा पर क्या है? ये नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट किस जिले में बताया जाएगा? पूरी कहानी मैंने आपको सीतामढ़ी की समझा दी है। अब यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीतामढ़ी जो है वो बॉर्डर पे है, और सीतामढ़ी में जो भिड्डा मोड़ है वहाँ पर इसका निर्माण कराया जाएगा, या भित्ता मोड़ भी वहाँ के लोग कहते हैं स्थानीय स्तर पर। बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किस जिले के
9 गांव को मॉडल विलेज के रूप में, याद है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी। बॉर्डर एरिया को लेकर के बात किया गया है, तो सब बॉर्डर एरिया ही, लेकिन सीतामढ़ी के 9 गांव को इसके तहत शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। 2 ध्यान रखिएगा। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाएगा? देखिए ताजपुर वाला जो हिस्सा है ये कहां पर आता है, समस्तीपुर, और समस्तीपुर किस में आ जाता है, दरभंगा कमिश्नरी में, ऐसे ध्यान रखिएगा। और इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, मिथिला। तो एक शब्द आपको मिल गया ना, मिथिला। और बख्तियारपुर किस हिस्सा में आता है, पटना, और पटना को किस हिस्सा में माना जाता है, मगध, गंगा के दक्षिण में, और ये गंगा के उत्तर में। तो बताइए मगध आ गया ना। तो गंगा के, ये जो गंगा नदी बह रही है, तो एक तरफ पटना यहाँ और एक तरफ समस्तीपुर वाला ये हिस्सा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस एरिया को जोड़ने के लिए यह पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इधर हो गया क्या, इधर देखेंगे अगर तो इस एरिया को, गंगा का ये मगध वाला हिस्सा है और ये पूरा उत्तरी मैदान मिथिला वाला, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो मगध और मिथिला को निर्माण करने के लिए यहाँ पर मगध मिथिला सेतु कहा जाएगा इसे। ये चीज क्लियर है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए बी 8वें पर चलिए, क्या कहता है, हरिहर नाथ मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर बिहार के किस स्थान पर स्थित है? और हरिहर नाथ की पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है ना, कि हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, कैसे दोनों संप्रदाय को जोड़ने के लिए कहानी है कि ब्रह्मा जी ने खुद इस यहाँ पर स्थापना किया था। और कौन सा वो जगह है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माघ का वो मेला भी लगता है पूर्णिमा का, वो जगह है सोनपुर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, देखिए सारण। ये दोनों चीज ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपसे सारण ही पूछ दे, तो डिस्ट्रिक्ट अगर सारण रहता तो ठीक है, और नहीं तो छपरा, ये जो है सोनपुर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर छपरा भी मौजूद है, ये भी फेमस जगह है। चलिए आगे बढ़ जाएं। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, शब्द क्या है, देखिए पहला, जहां पहला आ गया ना, रुक जाइएगा ऐसे टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। कहां स्थापित किया जा रहा है, लोकेशन आपसे पूछ रहा है, देखिए जरा, केवल राजगीर खेल अकादमी। ऐसे तमाम विकल्प बता देता हूं वहां जहां पर केवल रहे तो रुकना है, ठहरना है, और इस बात की संभावना है कि ऐसे प्रश्न जो हैं, ऐसे विकल्प वो कम ही सही होते हैं। तो केवल जो है ना, अगर जहां रहे तो 80% मान लीजिएगा कि ये विकल्प सही नहीं है। बता देता हूं मैं अपने अनुभव के आधार पर, और वो अनुभव ऐसे नहीं कि इंट्यूशन पे बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर का मैंने स्टडी किया है, 15-20 साल को ठीक से समझा है, उसके बाद मैं इस स्थिति में निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूं कि जहां जहां केवल रहा है वो गलत रहता है बीपीएससी के एग्जाम में। फिर जैसे देखिए केवल पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गलत है ये भी, और यहाँ है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल अकादमी, दोनों है, ये सही है। समझ में आया? विश्व स्तरीय सुविधा यहां पर देने की बात की गई पूरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ। सबैया एयरपोर्ट का विकास किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैंने बताया था आपको, उड़ान योजना। क्या कहा था? उड़े देश का आम आदमी या आम नागरिक, ठीक है, इस योजना के तहत। अब ये योजना क्या कहता है? ये योजना कहता है साथियों कि सरकार कहती है, केंद्र सरकार, कि हम ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तमाम तरह के हवाई अड्डों का हम क्या करना चाहते हैं, निर्माण। बिहार में पूर्णिया, बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट बना है, किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। सी विकल्प के साथ जाइए। क्लियर? तो आज जो हमने देखा, पहला पार्ट हमने उस दिन देखा था आधारभूत संरचना का, और आज दूसरा पार्ट हमने देखा। जितनी चीजें मैंने बताई है, संभव है यहां से अगर 3-4 प्रश्न रहता है तो इसी 2 लेक्चर में रहेगा। पिछले 1 साल में जितनी घटना रहा है मैंने सबको यहाँ पर आपके सामने परोस के रख दिया है। बहुत फैक्चुअली भी दे दिया हूँ, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें भी बता दिया हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ। आप इसका नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। 2-3 प्रश्न मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए, इतना पकड़ बन जाए ना, उसके बाद कहीं और पढ़ लीजिए अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको और चर्चा करना चाहिए तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में, जैसे कि आप लोग लगातार लिख भी रहे हैं, हर लेक्चर में देख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
अगले दिन हम उसी टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर संस्कृति PCS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।